मेरी शादी 5 लड़कों से हो गई। पांचों शरीर से हट्टे कट्टे थे। दरअसल मेरे परिवार का रिवाज था जहाँ सभी भाइयों की दुल्हन एक ही लड़की बनती थी। मेरी माँ भी मेरे ताऊजी, पापा और चाचा की एक ही पत्नी थी। मैं 15 साल की थी और मुझसे बड़े मेरे 4 भाई थे। घर में शादी का माहौल था क्योंकि मेरे चारों भाइयों की शादी थी और भाभी सिर्फ एक ही थी। तब मुझे उस बारे में कुछ खबर नहीं थी। मैं बिल्कुल अनजान थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कोई रिवाज होता है। मैं तो इस खुशी में झूम रही थी कि घर में मेरी 4 भाभी आएंगी। लेकिन भाइयों की शादी के बाद जब दुल्हन का गृह प्रवेश किया जा रहा था तो मेरे चारों दूल्हे भाइयों के साथ केवल एक ही दुल्हन थी। सब लोग बहुत खुश थे कि घर में बहू आ गई, पर मैं सिर्फ इसी सोच में थी कि आखिर मेरी बाकी तीनों भाभियां कहाँ हैं। खैर, वहीं सबको भूल गई और नाचने में लग गई। कुछ दिन यूं ही निकलते गए। रोज देखती कि मेरी भाभी के पास सभी भाई जाते हैं। पढ़ाई लिखाई उस समय होती नहीं थी और अगर थोड़ी बहुत होती तो वह सिर्फ लड़कों के लिए थी। लड़कियों को पढ़ाई करने नहीं दी जाती थी। कुछ दिन बाद मेरी सहेली की बहन की शादी थी। उसके पिताजी और मेरे पिताजी अच्छे दोस्त थे, इसलिए उनकी शादी में हमारे पूरे परिवार को बुलाया गया। इन सब लोगों के साथ मैं भी गई। जब उनके यहाँ बारात आई तो 3 दूल्हे थे। मैं फिर सोचने लगी, उनके यहाँ तो सिर्फ एक लड़की की शादी है, फिर दूल्हे 3 कैसे। खैर, उनकी शादी के बाद मैं घर पर आई। तब माँ को सारा काम करके खाली बैठे देखा तो माँ से पूछ लिया कि आखिर यह क्या है, एक लड़की के इतने सारे दूल्हे कैसे हो सकते हैं। तभी मेरी माँ ने मुझे प्यार से समझाया कि बेटी, हमारे समाज की यही एक प्रथा है जिसमें जहाँ लड़की का रिश्ता तय किया जाता है वहाँ जितने भी भाई होते हैं उन सबसे शादी होती है। मैंने माँ से पूछा कि इतने सारे लड़कों को एक अकेली लड़की कैसे संभाल पाती है। तभी माँ ने कहा कि बेटी, अब जैसा भी हो यह सब तो करना ही पड़ता है। अब लड़की की किस्मत ही बता सकती है कि उसकी कितनी लड़कों के साथ शादी हो सकती है। मेरी ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं तो वहाँ से उठकर चली गई। कुछ दिन बाद जब मैं 18 साल की हुई तो मेरे घर पर मेरी शादी करने की बात चलने लगी। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी शादी करवाने के लिए, क्योंकि मेरा दिल इसलिए घबरा रहा था कि पता नहीं मेरी शादी कितने लड़कों से होगी और उसके बाद मैं उन सबको कैसे संभालूंगी। लेकिन मेरी कहाँ चलने वाली थी। आखिर होना तो वही था जो घर के बड़े चाहते थे। फिर दूसरे दिन मैं अपनी माँ के साथ बैठी थी, तभी मेरे सबसे बड़े भाई आए और कहने लगे कि विधि का रिश्ता तय कर दिया है। बहुत अच्छा खानदान है, लड़के 5 भाई हैं। यह सुनते ही मैं हैरान रह गई। 5 लड़कों को मैं कैसे संभाल पाऊंगी, बस यही सोच मुझे खाए जा रही थी। मैं बार बार इस समाज की इस गलत रिवाज के बारे में सोच रही थी। हम लड़कियों का जरा भी ख्याल नहीं था किसी को। मैंने कई प्रयास किए कि किसी तरह यह शादी ना हो, लेकिन शायद किस्मत में यही लिखा था। मैंने अपनी माँ और भाभी से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने भी मुझे बोल दिया कि तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। मेरी माँ कहने लगी कि मैं और तुम्हारी भाभी भी तो यह सब कुछ झेल रहे हैं। शुरू शुरू में तुम्हें तकलीफ होगी, लेकिन बाद में तुम सहन करना सीख जाओगी। मैं दुखी मन से वहाँ से चली गई। अब जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, मैं गहरी चिंता में डूबी जा रही थी। आखिर वह दिन आ ही गया जिस दिन का हर लड़की को इंतज़ार रहता है, लेकिन मैं इस दिन को नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने शुरू से ही किसी एक का सपना देखा था, ना कि 5 का। सब लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। कोई तैयार हो रहा था, कोई बारात के स्वागत की तैयारी में था। मुझे भी तैयार किया गया। रंग गोरा होने की वजह से मैं बहुत सुंदर थी। दुल्हन के जोड़े में तो और भी सुंदर दिख रही थी, लेकिन मुझे अपनी सुंदरता नहीं बल्कि चिंता सताई जा रही थी कि आखिर कैसे होगा सब। फिर मेरी इसी सोच में डूबे मन को कुछ लड़कियों के शोर ने बाहर निकाल दिया, जो कह रही थी कि बारात आ गई है। तभी बैंड बाजे के साथ बारात ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। खाना पीना करने के बाद मुझे मंडप पर ले जाया गया, जहाँ पर 5 दूल्हे बैठे थे। मेरा दिल तो मानो धड़कना ही बंद हो गया था।
लेकिन मैं अपनी मजबूरी के आगे कुछ नहीं कर सकती थी। तभी इन पांचों ने बारी बारी मेरी मांग में सिंदूर लगाया और एक बड़ा सा मंगलसूत्र एक साथ मेरे गले में पहनाया। फिर फेरों के लिए उन पांचों के साथ मेरा पल्लू बांधा और फेरे करवाए। फिर हमारी शादी पूरी हो गई। मुझे अपने कमरे में ले जाया गया, जहाँ कुछ महिलाओं के साथ मेरी भाभी और माँ थी। उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा, अब से उन पांचों के साथ ही तुम्हारा संसार है। तुम कभी भी उन्हें निराश मत करना, ना ही कभी उनकी सेवा में कोई कमी रखना। हम सबकी हमेशा लाज रखना। उनकी यह बातें मुझे अंदर से झकझोर रही थी। मैं चाहकर भी अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैं इस प्रथा की जंजीर में इस कदर जकड़ी हुई थी कि चाहकर भी अपने आप को आज़ाद नहीं करवा सकती थी। खैर, विदाई का समय हो चुका था। सब लोगों से मिलकर मैं अपने ससुराल के लिए निकल गई। ससुराल पहुंचते ही सब लोगों ने रस्में पूरी की और मुझे खाना खिलाया। इतनी सुंदर बहू पाकर मेरे सास ससुर बहुत खुश थे। जो लोग भी आए हुए थे, सब लोग मेरी ही चर्चा कर रहे थे, लेकिन इन लोगों की तारीफों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। अब रात हो चुकी थी। फूलों से सजी और इत्र की खुशबू भरे कमरे में मुझे ले जाया गया और मुझे घूंघट निकलवाकर वहां बैठा दिया। कुछ देर बाद मेरे सबसे बड़े पति आए और इसी तरह हम पतों पति बारी बारी आते रहे, लेकिन आखिरकार मैं कर भी क्या सकती थी। ऐसा रोज रोज होता रहा और दिन भर के काम करके मेरी हालत खराब होने लगी। फिर एक दिन मुझे अपने माता पिता से मिलवाने के लिए मायके ले जाया गया। वहां जाकर सब लोगों से मिलकर मैं बहुत अच्छा महसूस करने लगी, लेकिन मैंने अपनी भाभी को सब कुछ बताया तो उन्होंने मुझे दिलासा दी और कहा कि मैं तुम्हारे भाइयों की इस बारे में बात करूंगी। तभी मेरा वापस जाने का समय हो गया और मैं भी अपने ससुराल चली आई। उधर मेरी भाभी ने मेरे भाइयों से बात करके मेरी सास को बोला कि अभी हमारी विधि बहुत कमज़ोर है, इसलिए आप थोड़ी तो दया करो उस पर। फिर मेरी सास ने मेरे पतियों के दिन बांध दिए कि मेरे साथ एक बार में एक पति ही रहेगा, लेकिन मेरा छोटा पति बाकी सबसे अलग था। वह मुझे समझते थे और मेरा ध्यान रखते थे। जब कभी मेरी तबीयत ठीक ना होती तो वह मेरा ख्याल रखते। मैं भी उनसे प्यार करती थी, क्योंकि सिर्फ वही थे जो मुझे अपनी समझते थे। अब धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के सपने देखने लगे। मेरे छोटे पति को यह बिल्कुल पसंद नहीं होता कि मैं सभी भाइयों की पत्नी बनकर रहूं, लेकिन उनकी और मेरी एक ना चलती। आखिरकार एक दिन मेरे सबसे बड़े पति ने मुझसे पूछा कि तुम सैम यानी छोटे पति को सबसे ज़्यादा क्यों मानती हो? आखिर हम भी तो तुम्हारे पति हैं। मैं उन्हें कुछ नहीं बोल पाई। फिर उन्होंने गुस्से में मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैं दर्द से कहराती रही, लेकिन उन्होंने मुझ पर बिल्कुल दया नहीं की। इस तरह मेरे बाकी पतियों का भी मेरा सैम के साथ व्यवहार बिल्कुल नहीं बाता था। वह सभी मेरे साथ मारपीट करने लगे। सैम को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वह क्या करता। एक दिन मेरे मायके से संदेश आया कि मुझे भतीजा हुआ है और मुझे वहां बुलाया गया है। मेरे सास ससुर ने मुझसे कहा कि कल तुम अपने मायके चले जाना, सैम तुम्हें छोड़ आएगा और 2 दिन बाद वापस ले आएगा। मैं खुश हुई, क्योंकि कम से कम 2 दिन तो मैं इन हैवानों से छुटकारा पाऊंगी। फिर उस रात सैम मेरे कमरे में आया और मुझे आराम से बैठाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और सैम कहने लगा कि विधि, मुझसे तुम्हारी यह तकलीफ देखी नहीं जाती और ऊपर से कोई और तुम पर हक जताता है। यह मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। तभी मैंने कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं, और सच कहूँ तो मैं भी आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी हमेशा से सिर्फ एक पति का सपना देखा था और इस समाज की प्रथा ने मुझे अपने सपनों से ही अलग कर दिया। तभी सैम ने मुझसे कहा कि अब हम ऐसा नहीं रहेंगे। कल मैं तुम्हारे मायके छोड़ आऊँगा और वापस आकर घर से पैसे और गहने चुरा लूँगा। फिर 2 दिन बाद जब मैं तुम्हें लेने आऊँगा तो हम लोग वहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे, अपनी अलग दुनिया में सबसे दूर। सैम की इन बातों से मुझे बहुत सुकून मिला। अब मुझे एक उम्मीद जगी कि शायद अब मुझे ऐसे अत्याचार नहीं सहने पड़ेंगे।
दूसरे दिन जब मैं अपने कपड़े डालकर पीहर के लिए सैम के साथ निकली, तभी सैम के किसी दोस्त की दुर्घटना घटी तो सैम को वहां जाना पड़ा। तभी सैम ने विधि को पीहर जाने वाली बस में बैठा दिया और खुद अपने दोस्त के पास चला गया। सब प्लान के मुताबिक हो रहा था। शाम का समय हुआ, विधि के ससुर के पास उसके पिताजी का कॉल आया तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ जी, आपने आज विधि को भेजा क्यों नहीं? तभी विधि के ससुर ने कहा कि यह क्या बात कर रहे हो, विधि तो सुबह ही बस में बैठ गई थी। फिर सैम के आने के बाद विधि के ससुर ने सैम से कहा कि विधि अभी तक अपने घर नहीं पहुंची, क्या तुमने उसे सही बस में बैठाया था? तभी सैम ने कहा, नहीं, मैं तो उसे अच्छी तरह से बैठा कर आया था। अब सैम भी बहुत घबरा गए कि आखिर विधि गई कहाँ। उसके मायके वाले भी आ गए थे। दूसरा दिन हो गया लेकिन अभी तक विधि के बारे में कोई खबर नहीं आई। सबसे ज्यादा सैम दुखी थे कि आखिर वह कहाँ गई। 2 दिन बाद सैम और विधि अपनी अलग दुनिया बसाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही यह घटना हो गई। विधि की कोई खबर न लगने पर सब लोगों ने पुलिस को खबर करने की सोची और थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस अपनी छानबीन में लग गई। तभी विधि की बॉडी उन्हें सड़क के दूसरे किनारे पर मिली। पत्थर से वार किया हुआ था, जिसकी वजह से विधि की पूरी बॉडी कुचली हुई सी थी। सब लोगों ने विधि की बॉडी को उनके कपड़ों और हाथ पर बने टैटू से पहचान लिया और अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब सवाल था कि आखिर विधि को मारा किसने? जब विधि गई तो उसके गले में कई तरह के गहने डाले हुए थे जो लाश पर नहीं लुटे। सब लोगों ने इसे लूट का इरादा समझ लिया। कुछ दिन तक तो पुलिस ने छानबीन की लेकिन अपराधी नहीं मिला। बाद में इस घटना को भुला दिया गया और सब लोग भी भूल चुके थे। लेकिन विधि को बुलाना सैम के लिए मुश्किल था। वह विधि की याद में दिन रात रहता। एक रात सैम अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसने खटखट की आवाज़ सुनी। सामने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो घर की पिछली तरफ गया जहाँ पर से आवाज़ आ रही थी। फिर उसने देखा कि विधि के ससुर जमीन को खोदकर कुछ निकाल रहे थे। फिर उन्होंने एक जमीन से लाल रंग की पोटली निकाली और उसमें से कुछ गहने निकले। सैम देखकर चकरा गया जब उसने देखा कि वह वही गहने थे जो उस दिन विधि पहन कर गई थी। सैम को सारा माजरा समझ आ गया, लेकिन वह यह सोचकर भी दुखी हो रहा था कि उसके पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं। सैम ने दूसरे दिन पुलिस को बुलाया और सारी बातें बता दी। विधि के ससुर सैम को गुस्से से देख रहे थे, लेकिन पुलिस के खौफ से उन्होंने सब कुछ उगल दिया। उन्होंने कहा कि मैंने विधि और सैम की सारी बातें सुन ली थी कि ये लोग 2 दिन बाद भागने वाले थे। तब मेरे बाकी 4 बेटों का क्या होगा और हमारी बिरादरी में क्या इज्जत रहेगी। इस डर से मैं विधि का पीछा करने लगा और मेरे कुछ गुंडे आदमियों की मदद से विधि को मरवा दिया ताकि वह सैम के साथ भाग न पाए। और मैंने गहने निकाल लिए ताकि लोगों को लूटपाट का मामला लगे और हमारे गहने भी बच जाए। पुलिस अब विधि के ससुर को गिरफ्तार कर चुकी थी। सैम के आंसू नहीं रुक रहे थे कि यह कैसी प्रथा है जिसकी वजह से लड़कियों को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ती है, और अगर वह खुलकर जीना चाहती है तो उन्हें जान से मार दिया जाता है। सैम अब पूरी जिंदगी विधि की यादों को समर्पित कर चुका था। यह एक काल्पनिक कहानी है और इसका जिंदगी में होने वाली किसी भी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है।